नून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक कर रहे हैं, पेपर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। इसका हम सेक्शन 2 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 विचारों धारा की भूमिका, हम क्वेश्चन नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है विचारधारा का अंत। अब लेकिन एक बात आप याद रखोगे, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप वीडियो 1 से एज इट इज़ उठा लोगे और इस क्वेश्चन को उसके अंदर फिर आगे ऐड कर दोगे ताकि आपको 16 नंबर में से अच्छे नंबर मिले। ठीक है बेटा। अब देखो विचारधारा का अंत क्या कहा गया है इसके अंदर, कि जो हमारी पुरानी विचारधाराएं थी इनका अंत हो गया। अब ये क्या विचारधाराएं थी, कहाँ से ये जो विचारधारा के अंत का सिद्धांत है कहाँ से उठाया गया, क्या है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि विचारधारा का अंत जो है इसका नवीन सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, मतलब बनाया। अब विचारधारा का अंत को और भी कई नाम दिए गए, कई वैज्ञानिकों ने कुछ कुछ नाम इसके अलग अलग दिए हैं। क्या? सबसे पहला है विचारधारा का अंत, इसको एक और नाम दिया गया विचारधारा युग की शाम, और एक नाम दिया गया विचारधारा का समाप्तिकरण। इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आंसर आपका सेम रहेगा बेटा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब क्या कहता है ये सिद्धांत, विचारधारा का अंत है, ये सिद्धांत कहता क्या है? देखो, यह सिद्धांत कहता है कि अब समाज में कोई भी ऐसी ऐसी मतलब पूंजीवादी, उदारवाद या साम्यवादी विचारधाराएं नहीं रही हैं। मतलब ये पुरानी विचारधाराएं अब नहीं रही हैं, यानी कि अब इन पुरानी विचारधाराओं का अंत हो चुका है। ठीक है बेटा। क्योंकि आज के आधुनिक समाज में व्यवहारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाने लगा है, कि अब ये पुरानी मान्यताएं खत्म हो गई हैं और नवीन मान्यताएं जो हैं हमारी वो क्या हैं, वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर हैं, उनको अब ज़्यादा माना जाने लगा है। अब हम ये भी देखेंगे कि विचारधारा के अंत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है, किसने बनाया ये। इसके बारे में बातचीत बहुत से हमारे सामाजिक शास्त्री जो हुए हैं उन्होंने की है, लेकिन सबसे पहला जो अगर मैं कहूँ वो कौन है, डैनियल बेल, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं ये। और इन्होंने अपनी बुक द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, कि विचारधारा का अंत, ये एक द एंड ऑफ आइडियोलॉजी नाम से एक बुक लिखी। और इस बुक में उन्होंने क्या कहा बेटा, कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक राजनीतिक विचारधाराओं की भूमिका समाप्त हो रही है, क्योंकि लोग अब वैचारिक बहसों से थक चुके हैं। अब देखो, आपको पता है, आपने पहले पढ़ा शीत युद्ध के बारे में, ये विचारों का युद्ध था, पूंजीवादी और साम्यवादी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। कितना बड़ा, हथियार कोई यूज़ नहीं हुआ और सोवियत संघ ब्रेक हो गया अलग अलग देशों में, तो कितना नुकसान हुआ बेटा, एक देश ब्रेक हो गया, टूट गया अलग अलग देशों में। तो विचारधाराओं की अब अंत की ओर लोग बढ़ने लगे और तकनीकी विकास की तरफ जाने लगे। आगे देखते हैं। अर्थात अब समाज के मुद्दे रोजगार, तकनीक हैं। अब ये हो गए हैं समाज के मुद्दे, रोजगार और तकनीक। अब वो पुरानी जो हमारी विचारधाराएं थी वो खत्म हो गई। अब तो नीतियां जो हैं वो तर्क, डाटा और तकनीकी ज्ञान के पर आधारित हैं, विचारधारा पर आधारित नहीं है। अब नीतियां या तो डाटा पे हैं, या तर्क पे हैं, या तकनीकी ज्ञान पर आधारित हो गई हैं। अब देखो, जो विचारधारा के अंत के वाद विवाद का प्रारंभ है, अब इसको देखते हैं हम। ठीक है। अब ये क्या इनके बीच में डिबेट हुई, अब ये देखो, पश्चिमी राष्ट्र अलग बात करते हैं और गैर पश्चिमी राष्ट्र अलग बात करते हैं। अब हम इसके बारे में समझेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग राष्ट्रों ने क्या इसके बारे में कहा। एक देखो, कांग्रेस थी उस टाइम पे, जो अमेरिका द्वारा स्थापित करी गई थी, एक प्रचार संस्था थी ये, और इसका नाम था सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस। ये अमेरिका ने प्रचार के लिए बनाई और इसमें अधिकतर पश्चिमी देशों के बुद्धिजीवी, मतलब इंटेलिजेंट लोग शामिल थे। ठीक है बेटा। अब इनकी जो थी पहली बैठक, अब देखो ये जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूँ, अगर आप ये पेपर में अपने लिखते हो बेटा तो आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपको ऐसे ही हाईलाइट करने हैं, जो चीज़ इस तरह की होती है उसको ब्लैक पेन से, आप रेड पेन तो यूज़ नहीं कर सकते एग्जाम में, तो आपने ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट करना है, बिल्कुल ऐसे ही। इसकी पहली बैठक जो है वो बर्लिन शहर में हुई, और मेन टॉपिक क्या रहा था इस बैठक का बेटा, विचारधारा का अंत। सबसे पहली बैठक बर्लिन में हुई और इसका मेन मुद्दा क्या था, विचारधारा का अंत। ये बुद्धिजीवी जो लोग थे शामिल थे इस सम्मेलन में वो। अब फिर 1955 में एक मिलान नाम से सम्मेलन हुआ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि 150 देशों के लेखक, राजनीतिक और पत्रकार और शिक्षाविदों ने इसमें भाग लिया।
कितने 150 देशों के लेखकों ने या समाज वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया। अब उन्होंने क्या कहा इसके अंदर, इस सम्मेलन में वैचारिक समझौतों का वातावरण देखने को मिला। मतलब वाद विवाद का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इसमें कोई आपसी टकराव थे, विरोध था, नहीं, इसके अंदर तो वैचारिक समझौतों का वातावरण देखने को मिला। इसमें सबने बल दिया कि अब समय आ गया है कि विचारों के मतभेद को छोड़कर एक दूसरे के समीप आकर अपनी आम जो बौद्धिक जड़ें हैं उनको पहचाना जाए और विकास की ओर बढ़ा जाए। मतलब इसमें सबने क्या कहा बुद्धिजीवियों ने कि छोड़ो विचारों के टकराव को, ठीक है, अपनी जड़ों को पहचानो और विकास की ओर बढ़ो, छोड़ दो इन सारी लड़ाई झगड़ों को और आपसी टकराव को, ठीक है। ये इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु रहा उस टाइम पे। अब हम 2-3 राइटरों के माध्यम से इसको सिद्ध भी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं, रेमंड ने अपनी पुस्तक बुद्धिजीवियों की अफीम नाम की एक पुस्तक थी, उसमें क्या लिखा कि अब क्रांतिकारी भावनाओं का समापन हो गया है और लोकतांत्रिक उदारवादी भावनाओं का उदय हो गया है, ये इन्होंने कहा। आगे चलिए, अब इसमें डेनियल बेल की धारणा क्या है कि वामपंथ और दक्षिण पंथ को एक दूसरे से अलग करने वाले मुद्दे, कि इन दोनों विचारधाराओं को जो अलग करते थे और समस्याओं का अब जो था वो कोई महत्व नहीं रह गया, इनको लेके। अब आपको सबसे पहले तो बेटा ये पता होना चाहिए कि वामपंथ क्या होता है और दक्षिण पंथ क्या होता है। वामपंथ क्या कहता है, वो किस विचारधारा का समर्थक है कि सामाजिक और आर्थिक समानताएं होनी चाहिए, ये कहता है वामपंथ। ये विचारधारा थी कि सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। और दक्षिण पंथ किस विचारधारा को मानता था, परंपरा, धर्म और नीतियों और स्वतंत्रता को, कि सब कुछ हमारी परंपरा नीतियों के अनुसार हो और हमारी निजी स्वतंत्रता हो। ये अलग अलग विचारधाराओं के टकराव के कारण जो मुद्दे और समस्याएं थी, अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया। अब क्या हो गया है कि अब लोकतांत्रिक देश आर्थिक नियोजन की ओर बढ़ रहे हैं। अब तो लोकतांत्रिक देश अपने पैसे को बढ़ाने, इकोनॉमिक व्यवस्था को अच्छा करने की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार अब 2 विद्वानों के बारे में हमने लिख दिया कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। इस प्रकार इन विद्वानों के ने सिद्ध किया कि वर्तमान में कोई भी विचारधारा अपने विशुद्ध रूप में, विशुद्ध मतलब जो अच्छा नहीं होता, उस रूप में नहीं रह गई है। अतः आज न तो कट्टर उदारवादी देखने को मिलते हैं और न ही कट्टर समाजवादी देखने को मिलते हैं। आज ऐसा लगता है कि विचारधारा का अंत हो गया है। ये बात कर रहे थे बेटा हम पश्चिमी देशों की। अब हम जानेंगे गैर पश्चिमी देश। अब उनको हम नकारात्मक दृष्टि से तो नहीं ना देख सकते, उनकी भी बात का महत्व होगा। अब देखो, आधुनिक समाज में विचारधारा का अंत हो चुका है, यह निष्कर्ष केवल पश्चिमी राष्ट्रों के संबंध में था बेटा, उनके संदर्भ में था। गैर पश्चिमी राष्ट्रों में विचारधारा समाप्त नहीं हुई थी अभी, उल्टा यहाँ तो विचारधाराओं के उदय के रूप में इतिहास में दर्ज किया जाएगा। क्योंकि देखो, ये थे विकसित देश थे जो, उन्होंने तो अपनी पुरानी परंपराओं को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया और नई विचारधाराओं की ओर अग्रसर हो गए, ठीक है। उन्होंने तो कह दिया कि अंत हो गया। लेकिन ये जो विकासशील देश थे बेटा, इन्होंने तो अभी अपनी तरक्की शुरू की, तो इन्होंने तो नई विचारधाराओं का उदय किया। अब देखो, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के नए उभरते राज्य अपनी जनता के लिए भिन्न दृष्टिकोण के साथ नवीन विचारधाराओं को आकार दे रहे थे, ये तो नई नई विचारधाराओं को बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चीन की बात करें, आगे बेटा हम पढ़ेंगे अब आलोचनाएं। अब देखो, अगर कोई भी विचारधारा आई है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आलोचनाएं भी तो करेंगे ना दूसरे। अब देखो क्या कहते हैं कि विचारधारा का कभी जो है वो समाप्त हो ही नहीं सकती, विचारधारा कभी समाप्त नहीं हो सकती, पहली बात। अब इसके बारे में जानेंगे कि आलोचकों का मत है कि विचारधारा मनुष्य की चेतना और समाज का स्थायी हिस्सा है। ये एक स्थायी हिस्सा है। हर समाज कुछ न कुछ मूल्यों और आदर्शों पर चलता है और इनका केवल रूप बदलता रहता है, अंत नहीं होता। कि कोई भी मूल्य हैं उनके सिर्फ रूप बदलते हैं, अंत तो हम कह ही नहीं सकते कि हो गया। पहली बात ये हो गई। दूसरी क्या है कि तकनीकी दृष्टिकोण, ये भी तो एक विचारधारा है। जब हम कह रहे हैं कि आज के टाइम पे तो हमने विचारधाराओं का अंत कर दिया और तकनीकी दृष्टिकोण अपना लिया, लेकिन ये तकनीकी दृष्टिकोण भी तो एक विचारधारा ही हुई ना बेटा आज के टाइम की, इसको भी तो हम विचारधारा का ही रूप देंगे। नए सामाजिक आंदोलन विचारधारा को पुनः जीवित कर देते हैं। अब देखो, हमने पुरानी मान्यताएं कह दी, लेकिन जो नए सामाजिक आंदोलन हुए जैसे पर्यावरणवाद, मानवाधिकार आंदोलन आदि नई विचारधाराओं के रूप में उभरते हैं। यह सिद्ध करता है कि विचारधारा का अंत नहीं हुआ।
अब देखो, एक विचारधारा खत्म हुई तो दूसरी आ गई, तो कैसे हो गया अंत? विचारधारा का अंत तो नहीं हुआ ना, सिर्फ एक बदलाव ही तो आया है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि विचारधारा राजनीति का अभिन्न अंग है, हम कहते हैं कि हाँ है, क्योंकि राजनीति में जो दल हैं, नीतियां हैं और जनता का समर्थन, ये भी तो विचारों पर ही निर्भर करता है ना बेटा। राजनीति विचारों के बिना संभव ही नहीं है। ठीक है। अगर मैं निष्कर्ष रूप में कहूँ कि विचारधाराएं समय के साथ बदलती हैं परंतु समाप्त नहीं होती, इनका केवल रूप बदलता है, और विचारधारा का अंत नहीं हुआ, इसका रूपांतरण हुआ है। ये लास्ट लाइन में निष्कर्ष निकल के आता है। अगर आपको बेटा मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, और आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ पेपर में इसमें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको। आप मुझे बस एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे आप इसको देख रहे हो तो कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में लिखो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी एमए की बुक करवा सकूँ। थैंक यू सो मच बेटा।